हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कोपरनिकस की थ्योरी, और कोपरनिकस की थ्योरी के साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेडिशनल व्यूज़ को भी देखने वाले हैं कि साइंस को लेके रिलीजन का क्या व्यू था। यानी ये जो रिवाइवल का मूवमेंट चल रहा है, इस रिवाइवल के मूवमेंट के लगभग हम एंड पोर्शन तक आ चुके हैं। और अभी तक आपने देखा कि मिडिवल टाइम पे जो फ्यूडलिज्म था, उस फ्यूडलिज्म में रिलीजन लोगों की पर्सनल लाइफ में तो डोमिनेटेड था ही, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक थ्योरीज, साइंस और रीजन, लॉजिक, इनके ऊपर भी रिलीजन डोमिनेट था। डोमिनेट होने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ लॉजिकली डिस्कस करना चाहेंगे तो उस लॉजिक का बेस होना चाहिए रिलीजन। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को एग्जामिन करना चाहेंगे तो वो भी आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें। क्या ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जो है वो बना तो कैसे बना? क्या ये यूनिवर्स जो है वो जियोसेंट्रिक है, हेलियोसेंट्रिक है, यानी कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है, पृथ्वी सेंटर में है, पृथ्वी गोल है, चपटी है? ये तमाम तरीके के जो जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशंस थे, ये भी चर्च की तरफ से आते थे। ऑब्जर्वेशन शब्द अगर मैं कहूँ तो ऑब्जर्वेशन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सारे कुछ एक ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से आ रहे थे। इनके ऊपर कोई एक ठोस, कोई एक सॉलिड काम नहीं किया गया था, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए थे। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने सबसे पहले इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके चर्च के सामने रखने की कोशिश की। हालांकि कोपरनिकस इस बात से डर रहा था कि उसे चर्च जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, और हुआ भी यही। चर्च उसे एक्सेप्ट ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा, और यही रीज़न था कि शायद कोपरनिकस के समय में एक्चुअली उसने अपनी चीज़ों को पब्लिश किया ही नहीं। उसने जो कुछ भी लिखा अपने वर्क्स को पब्लिश किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि चर्च उसके कामों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बाद में फिर उसके स्टूडेंट्स, और फिर बाद में इवन गैलीलियो के साथ क्या हुआ ये दुनिया जानती है कि चर्च ने गैलीलियो को कितना परेशान किया, है ना। गैलीलियो के अगेंस्ट जो है वो कितने डिक्रीज़, कितने ऑर्डिनेंस, कितने जो आप कहेंगे कि, है ना, जैसे फतवा जारी किया जाता है किसी इंसान के प्रति, वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्डर्स इशू किए गए चर्च के प्रति, है ना। तो ये सारा कुछ जो है, ये विज्ञान किस तरीके से धर्म को देखता था, या आप कह दो कि धर्म किस तरीके से विज्ञान को देखता था। क्योंकि विज्ञान तो अपने आप में क्या है, विज्ञान का मतलब ही है एक ऐसा ज्ञान जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, बिना एक्सपेरिमेंट्स के, बिना ऑब्जर्वेशंस के, प्रायोग और परीक्षण, ठीक है, या मैं कह दूं एक ऐसा ज्ञान जो प्रायोगिक परीक्षणों के ऊपर आधारित है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आधारित है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते और एक्सपेरिमेंट से मिले हुए डेटा को ऑब्जर्व नहीं करते और उसके बाद उस डेटा के ऑब्जर्वेशंस की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते, तब तक आप रिजल्ट में नहीं पहुँचते हैं विज्ञान में। और विज्ञान इसीलिए प्रयोग पर रिलाई करता है कि वो उसके बाद प्रयोग करने के बाद एक ऐसी चीज़ देता है जो आपके लिए क्या रहती है कि व्यवहारिक रहती है, कि हाँ ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने लायक है, इस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी है। क्लियर है? तो उस ज़माने में आपके पास ना मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स थी, ना इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे, और ना इतना लॉजिकल सोचने वाला एक वर्ग था, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष को धर्म ने अपने चंगुल में लिया हुआ था। और ये जो रेनेसांस का टाइम पीरियड चल रहा है, पुनर्जागरण, रिवाइवल, रिबर्थ का जो समय चल रहा है, इस समय में हर एक वर्ग जो है उसको अब तर्क, कारण, रीजन, लॉजिक और इसके अलावा ह्यूमन सेंट्रिक व्यू की तरफ बढ़ने के लिए प्रमोट किया जा रहा है ना। इसलिए अब जो नया विज्ञान है, ये विज्ञान भी इंसान अपने तरीके से देखेगा। अपने तरीके का मतलब अब इंसान धर्म को हटाकर विज्ञान को देखने की कोशिश करेगा, उसमें तर्क को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसमें प्रश्न करेगा, और प्रश्न के द्वारा फिर उसके सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा। पूरा हमारा जो ये वीडियो है आज का कि कोपरनिकन रेवोल्यूशन क्या थी, कोपरनिकस ने किस तरीके से क्रांति लाई इस फील्ड में, किस तरीके से वो पुराने जो नोशंस थे, ठीक है, उन पुराने नोशंस को चेंज किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अर्थ का स्फेरिकल स्ट्रक्चर दे रहा है वो, ठीक है, तो अर्थ का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, जियोइड है अर्थ, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्लियर तो हो रहा है ना कि हाँ अर्थ इस तरीके से है। इसके बाद पुराना जो हमारा एक प्रचलित ज्ञान था जिसे जियोसेंट्रिक कहा जाता था, जियोसेंट्रिक और जियोस्टैटिक थ्योरी कहा जाता था, ठीक है,
तो हम अभी चर्चा करते हैं कि जियोस्टैटिक और जियोसेंट्रिक में क्या डिफरेंस था, क्यों इसे फिर बाद में कोपरनिकस ने कह दिया कि नहीं भाई जियोसेंट्रिक नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है, और जियोस्टैटिक नहीं है, जियोकाइनेटिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरीज जो है वो आने वाले नोशंस को, आने वाले ओपिनियंस को चेंज करने वाली है। शुरू करते हैं हम इस जर्नी को, कोपरनिकस की जर्नी को। ठीक है, द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर वॉज क्वेश्चन फ्रॉम अ इंटायरली डिफरेंट एंगल बाय द साइंटिस्ट्स। जैसे जैसे आपके ह्यूमनिस्ट व्यू का विकास होता चला गया, ये ह्यूमनिस्ट व्यू जो है ये अब इंसान के एग्जिस्टेंस को एग्जामिन करने के लिए आगे बढ़ा। मनुष्य का जो अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व है, क्या वो वही है जो हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज, हमारे जो पोप, हमारे जो क्लर्जी बता रहे हैं वो, ठीक है, या फिर कुछ और भी है। तो इस तरीके से इस नए एग्जिस्टेंस में अपनी स्थिति को, अपने सम्मान या अपने इमेज को तलाशने की कोशिश की गई कि वास्तविकता में मनुष्य का एग्जिस्टेंस क्या है। क्या सच में इंसान वही है जो चर्च कहता था? क्योंकि पुराने क्रिश्चियन नोशंस, पुरानी क्रिश्चियन मान्यताएं जो है वो क्या कहती थी, मनुष्य को एक, मैंने कई बार वीडियोस में डिस्कशन किया, मनुष्य को एक सिनर की तरह, एक पापी की तरह देखती थी, और सिर्फ चर्च के सहारे, उनके कस्टम्स रिचुअल्स के सहारे, उनके जो प्रार्थनाओं के सहारे उनका जो शुद्धिकरण होगा, इस शुद्धिकरण के बाद ही वो व्यक्ति हेवन में ईश्वर के प्रति जवाबदेह हो पाएगा, हेवन में उसे एंट्री मिल पाएगी और वो वहाँ पर आंसर करने लायक होगा। अदरवाइज इसके अलावा मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से क्या है, एक सिनर ही है, और उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस लाइफ में, जो भी उसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दोज प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दैट दिस आइडेंटिटी ऑफ सिनर, और आप कहते हैं बिकॉज ऑफ द सिंस ही और शी हैज़ कमिटेड। कभी भी कमिट किया हो इस लाइफ में या उसके प्रीवियस लाइफ में, जब वो अपने सिंस कमिट किया होगा या की होगी, तो उन्हीं सिंस के कमिट करने की वजह से, उन्हीं पाप के कमिट करने की वजह से आज उसके वो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें आप देखो कि होता ये था कि जो फियर, टूल ऑफ फियर जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता था चर्च, लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की मेंटालिटी को धर्म की तरफ मोड़ने के लिए। क्लियर है? जबकि जीसस क्राइस्ट ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जीसस क्राइस्ट इसके बजाय प्रेम को तवज्जो ज़्यादा देते थे। ठीक है ना? और आपको वो फेमस बातें तो पता ही होंगी कि हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना? तो पापी से आप थोड़ी देर के लिए ना घृणा करें, पाप से ज़रूर करें। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कि क्या इंसान सिनर है, और सिनर है तो किस लेवल पर, इंसान का जो इंटरैक्शन है नेचर के साथ, उसके बारे में स्टडी शुरू हुई और विज्ञान इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक अब इंसान और उसके सराउंडिंग्स के अध्ययन और स्टडीज़ पर इंटरेस्टेड होने लग गए। ठीक है, चलिए अब इन्हीं वैज्ञानिकों के अध्ययन को आगे सबसे ज़्यादा, मैं कहूँ कि उस ज़माने में अगर कोई वैज्ञानिक है जिसने आगे बढ़ाया, या किसी भी वैज्ञानिक के आप कह दें कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम प्रेजवर्दी कह सकते हैं, तो वो है कोपरनिकस। ठीक है, सो कोपरनिकस जिसका टाइम पीरियड है 1473 से 1543, और मार्टिन लूथर को तो आप जानते ही हैं, मार्टिन लूथर एक मॉन्क है, उसी के कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने धीरे से इस चीज़ को सर्च करना शुरू किया। क्लियर है कि क्या ये सिचुएशन जो हमें बताई जा रही है, क्या ये सिचुएशन बिल्कुल सही है, और जितने भी चर्च के क्लेम्स हैं हमारे फिज़िक्स को लेके, हमारी जियोग्राफी को लेके, क्या वो सारे क्लेम्स सही हैं। क्लियर है? तो शुरुआत में जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया, उन ज्ञानों में ये था, ये ट्रेडिशनल जो व्यू था उनकी बात मैं बता रहा हूँ, उन ज्ञानों में ये बेसिकली था, ट्रेडिशनल ज्ञानों में, कि जो पृथ्वी है दैट इज़ जियोस्टैटिक। अब जियोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्टेशनरी है, यानी स्थिर है। ठीक है, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है,
और स्टेशनरी है। और ये स्थिर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी एक सिंफुल प्लेस की तरह रिगार्ड की गई है। पृथ्वी एक ऐसे पापमय जगह के तौर पर दिखाई गई है जो पाप के हैवी बर्डन, क्योंकि आप सब यानी जो मनुष्य है वो सिनर है, और वो जो कुछ भी सिंफुल एक्टिविटी करता है उस सिंफुल एक्टिविटी के बर्डन की वजह से पृथ्वी जो है वो स्थिर है, जियो स्टेशनरी है। क्लियर है? और पृथ्वी इमोबाइल हो गई है, ठीक है, इमूवेबल हो गई है, यानी कि पृथ्वी जो है वो चल नहीं पा रही है, पृथ्वी मूव नहीं कर पा रही, इमूवेबल हो गई है। ठीक है, क्लियर है? द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो एक तो ये जियो स्टेशनरी वाला ओपिनियन हो गया। जियो स्टेशनरी ओपिनियन के साथ साथ दूसरा ओपिनियन उस समय जो बहुत फेमस था वो था जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक, ठीक है। द वर्ड जियो, यहां पर जियो शब्द का साफ मतलब है अर्थ, ठीक है। जियो शब्द से मतलब है अर्थ से, जियो का मतलब हो गया अर्थ, जियो से मतलब है हमारा पृथ्वी से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो जियो स्टेशनरी या जियो स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक का मतलब समथिंग विच इज स्टडी, जो रुका हुआ है, ठीक है, विच इज नॉट मूवेबल, जो मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूवेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जियोस्टैटिक मतलब अर्थ जो है वो एक जगह पर स्थिर है। और यह बात वैज्ञानिक तौर पर अगर मान ली जाए तो ठीक है कि पृथ्वी स्थिर है। उस जमाने की बात की जाए, पृथ्वी स्थिर है क्योंकि ठीक है, चलो आपको मूवमेंट का समझ में नहीं आ रहा था तो आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ मूव हो नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा घूमता हुआ कुछ, तो कह सकते हैं कि हम जहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी में, जिस जगह पर रह रहे हैं अर्थ में, दैट इज स्टेशनरी, वो स्थिर है, ठीक है। लेकिन आप उसके पीछे लॉजिक क्या लगा रहे थे? उसके पीछे जो रीजन आ रहा था रिलीजन में वो ये आ रहा था कि पृथ्वी इसलिए इमोबाइल है, इमूवेबल है, क्योंकि पृथ्वी एक सिंफुल प्लेस है और वो सिंफुल एक्टिविटीज के बर्डन की वजह से, ठीक है, इमूवेबल हो चुकी है। और इसके साथ ही दूसरी थ्योरी जो है वो है जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है? तो जियोसेंट्रिक, यहाँ पे भी वही हम लॉजिक निकाल लेंगे, सिंपल सा। जियो का मतलब अर्थ है और सेंट्रिक का मतलब इन सेंटर, यानी अर्थ इज इन सेंटर। तो क्या कह रहा है चर्च? द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है, ठीक है, अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। और इसके अलावा जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इसके अलावा जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि मान लो अभी आपको पता है कि यहाँ पर सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मगर जो हमारा पुराना चर्च है, ये चर्च किस थ्योरी को यहाँ पर प्रपोज कर रहा है कि एक्चुअल में हमारी जो पृथ्वी है ये सेंटर पर है यूनिवर्स के, और इसके चारों तरफ बाकी के जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब वो पाथ कैसा है, ये सब कुछ इतना नॉलेज तो अभी तक नहीं आ पाया था, ठीक है, लेकिन हाँ ये क्लियर हुआ कि जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक का मतलब पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, जियो का मतलब है यहाँ पर अर्थ से, तो अर्थ जो है वो हमारी कहाँ पर है? सेंटर पर है, और बाकी ऑब्जेक्ट्स, बाकी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सो दिस इज कॉल्ड जियो सेंट्रिक थ्योरी। और दूसरा ये भी कहा गया कि अर्थ अपनी जगह पर स्टडी है, ये हमेशा स्टडी रहती है, ये हमेशा स्थिर रहती है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रही। तो इसी थ्योरी को क्या कह दिया गया? जियोस्टैटिक थ्योरी, ठीक है। तो जियोस्टैटिक और जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये दो थ्योरीज हैं जो चर्च के तरफ से फॉरवर्ड की जा रही हैं कि इस तरीके से हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो काम करता है। क्लियर है? अब कोपरनिकस ने इन पर रिसर्च करना शुरू किया, और कोपरनिकस ने रिसर्च करके इसमें एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था जे रेवोल्यूशनिबस, ठीक है, मीन्स द रोटेशन ऑफ द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। क्लियर है? तो बुक का नाम है दी रेवोल्यूशनिबस, और इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ये चूंकि है ना उस समय की भाषा लैटिन, ग्रीक और इन्हीं के सम्मिश्रण से बना हुआ है, तो इसलिए यह इस रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है द रोटेशन ऑफ द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। डी रेवोल्यूशनिबस का मतलब होता है कि आकाशीय पिंड जो है वो उनका परिक्रमण, उनका जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, परिक्रमण है। क्लियर है? चलो, अब
इस बुक में कोपरनिकस ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस शेयर करे डी रेवोल्यूशनिबस में। और ये बुक जो है, आप ध्यान रखिएगा कि शुरू में तो इस बुक को कोपरनिकस ने ही बिल्कुल क्या किया, छुपा के रखा, क्योंकि कोपरनिकस को पता था कि अगर ये बुक बाहर गई और चर्च को पता चला कि इस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ आजकल, तो चर्च जो है वो आप समझ लो, है ना, क्योंकि चर्च के पास जुडिशियल पावर भी है ना, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, तो चर्च अपने आप में राजा के पैरेलल जो है वो एक रूलिंग सिस्टम की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए अब जो कुछ भी मैंने अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर किया है, ठीक है, वो मुझे दबा के रखना होगा। क्लियर है। और इस बुक में हमारे जो कोपरनिकस साहब हैं, इन्होंने नई थ्योरी प्रपोज करी, जिस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और दूसरा इनका जो अर्थ का नोशन था, अर्थ का कंसेप्ट था, वो जियोकाइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती थी कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पर है और बाकी सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमारे कोपरनिकस क्या कह रहे हैं, हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब होता है सन, ठीक है, तो हेलियो का मतलब होता है सन और सेंट्रिक का मतलब होता है इन सेंटर। ठीक है, मीन्स सन इन सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, तो उसमें हमने पहले में क्या पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो थी वो सेंटर में थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, सन जो है वो सेंटर पर है और सन के अलावा जो है वो बाकी सारे लोग जो हैं, यानी सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के चारों तरफ यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है। तो ये जो थ्योरी है, इसी को क्या नाम दिया गया बाद में, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है, सन इज इन सेंटर और बाकी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें एक और चीज बताई। क्या चीज बताई, जियोकाइनेटिक। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, वो खुद भी चूंकि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूम रही है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस ऑन द डेली बेसिस। पृथ्वी अपनी जगह पर डेली बेसिस में, ठीक है, रोजाना के आधार पर, डेली बेसिस के आधार पर मूव करती है। और इसके साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ ईयरली बेसिस पर, मतलब पूरा अपना जो रेवोल्यूशन है उसको कवर करती है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन ज्योग्राफी में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के, इन सारे कंसेप्चुअल अप्रोचेस को जो है वो अब शुरू किया जा रहा था। यानी अब विज्ञान जो है इनको सही तरीके से एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था, सही तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। चर्च ने किस तरीके से इस्टेब्लिश करा था वो आपने देख लिया, और कोपरनिकस ने किस तरीके से इस्टेब्लिश किया वो आपने देख लिया। ठीक है, चलो तो इसीलिए क्योंकि ये थ्योरी इन्होंने जो जियोकाइनेटिक और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने पुट फॉरवर्ड करी कोपरनिकस ने अपनी बुक डी रेवोल्यूशनिबस में, इसी वजह से, क्योंकि इनको पता था कि ये जो थ्योरी है ये तो चर्च के उलट थ्योरी है, और अब अगर ये थ्योरी जो है पब्लिक डोमेन में जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो फिर बहुत बड़ा मतलब संकट खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। इसलिए इन्होंने अपनी बुक को कभी भी प्रिंट होने के लिए भेजा ही नहीं। इन्होंने अपनी थ्योरीज को, अपने बुक को प्रिंट होने ही नहीं दिया। इन्होंने अपने जो रिसर्च वर्क हैं उनको अपने तक ही सीमित रखा। बाद में जब वो अपनी डेथ बेड पर थे, डेथ बेड का मतलब है कि जब वो अपनी मृत्युशैया पर थे, जब वो अपने आखिरी दिनों में थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी ये जो किताब है डी रेवोल्यूशनिबस वो अपने एक फॉलोअर को दी जिसका नाम था जैकिम रैटिकस। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बुक अपने फॉलोअर को दी तब उस फॉलोअर ने इस बुक को अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और ऑब्जर्व किया। क्लियर है, थ्योरी को अच्छे से समझने की भी कोशिश की, और समझने के बाद फिर जब इनको समझ में आया, ठीक है, इनके फॉलोवर को, कि यार ये जितनी भी बातें हमारे कोपरनिकस साहब ने की थी ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, और ये बातें सिर्फ सही नहीं हैं, प्रैक्टिकल हैं और ऐसा ही है। क्लियर है, तो उन्होंने उस बुक को पब्लिश होने के लिए दिया, और वो बुक आगे थोड़े से मतलब आगे स्प्रेड भी होगी, उस नॉलेज को वो स्प्रेड होने के लिए भेजेंगे। हालांकि चर्च अब पावरफुल तो है ही, आपको पता है। ठीक है, तो कई सारे लोग भरोसा नहीं मानेंगे, क्योंकि उस जमाने में जो
इस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट थे, उन इस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट्स को ही लोग आगे लेके जाते थे। और विशेषता इवन हमारा जो नया वर्ग था, व्यापारी वर्ग, मर्चेंट वर्ग, ये भले ही साइंस और जो हमारे आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर्स और इवन ये जो नया उभरता वर्ग है, इसको ये शेल्टर तो दे रहे थे, बट इतने बड़े बड़े आइडियाज़ को डाइजेस्ट करना भी सबके बस की बात नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे लोग सारे बाहर ही हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट ही कर रहे थे। पर वो कुछ ही लोग थे, वो गिने चुने लोग थे जो इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। और कोपरनिकस के पूरे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में अभी लोगों को बहुत समय, लंबा समय लगने वाला है, ठीक है। और वो भी कब, जब कई सालों बाद, ठीक है, इसमें और रिसर्च हुए, ठीक है, लगभग हाफ सेंचुरी, लगभग 50 सालों के बाद जब इसमें और रिसर्च हुए, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है पृथ्वी और स्वर्ग, है ना, इनके बीच की जो खाइयां हैं ये पटनी शुरू हुई, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ वॉज ब्रिज्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे आप कहें कि स्कॉलर्स आएंगे, फिलोसफर्स आएंगे, जिन्होंने ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, अर्ली डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। स्पेशली जो केपलर हैं, केपलर का जो प्लैनेटरी सिस्टम है और प्लैनेट्स के बारे में केपलर की जो थ्योरीज हैं, आपको ही पता है, ठीक है, ये सब बचपन में आपने पढ़ी ही होंगी। ये सब कभी ना कभी केपलर की थ्योरीज आपके सिलेबस का हिस्सा रही हैं, ठीक है। तो केपलर का ज्योग्राफी में, और आप कह सकते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं कह सकते हैं, वो ज्योतिषी और उसमें चला जाएगा, लेकिन हाँ आप ज्योग्राफी में कह सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में जो प्लैनेटरी सिस्टम है हमारा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट है हमारा, इसके बारे में केपलर की थ्योरीज जो हैं वो इस बात को अब फ्यूटाइल बना रही थी, इस बात को जो है दरकिनार कर रही थी कि हेवन जो है वो एक अलग ही जगह पर है और उसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास धीरे धीरे क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस आने लग जाएंगे, और उन बड़े मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू आप अपने आसपास के जो सेलेस्टियल एरिया है, आकाशीय क्षेत्र है, ब्रह्मांडीय क्षेत्र है, उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। और इसके साथ साथ और जब डेवलपमेंट हुए, गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप के थ्रू उसको स्टडी किया, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको स्टडी किया, है ना। और कोपरनिकस की जो थ्योरी है, उस कोपरनिकस की थ्योरी को क्या किया, लगभग जब सही सिद्ध कराया। इवन आपको पता है कि गैलीलियो को किस लेवल पर टॉर्चर फील करने होंगे। बहुत सारी स्टोरीज हैं गैलीलियो के परेशान होने की चर्च के द्वारा। तो ये सारे के सारे जो नोशंस हैं ये बहुत आगे जाके परिवर्तित होने वाले हैं। तो कैसे परिवर्तित होने वाले हैं, कैसे चेंजेस होने वाले हैं, आप देखो कि ये दिन जिन दो साइंटिस्ट का नाम लिया अपन ने, ठीक है, वो आगे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, और इन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से एक नया ही व्यू एस्ट्रोनॉमी को लेके डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो केपलर जॉनस केपलर का नाम अभी हमने डिस्कस किया। तो केपलर जो है, केपलर्स की जो थ्योरी है ऑन द प्लैनेटरी मोशंस, ठीक है ना, प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में केपलर की जो थ्योरी है, इसने कोपरनिकस की जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि उसको गलत साबित तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हेलियोसेंट्रिक तो थ्योरी सही भी है ना, सोलर सिस्टम तो सन के अराउंड ही, हालांकि और भी इसमें चेंजेस आएंगे, है ना, क्योंकि उस समय तक ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट इतना वाइड नहीं था जैसा आज है। तो केपलर ने क्या किया कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कुछ चेंजेस किए, और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि देखो जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है वो सर्कल्स में नहीं होता है, वो एक एलिप्टिकल पाथ में होता है, ठीक है। तो आपको भी याद होगा, आपने पढ़े हुए हैं बचपन में, केपलर्स के 3 जो है वो प्लैनेटरी मोशंस की थ्योरीज हैं, है ना, 3 लॉज हैं, देयर आर 3 लॉज ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, और जिसमें वो अलग अलग थ्योरीज को, रेडियस को, उसके एलिप्टिकल पाथ को, सन से एक प्लैनेट के, वो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ प्रूफ करी कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा बाकायदा इस चीज़ को कि कैसे प्लैनेट्स जो हैं दे मूव एग्जैक्टली नॉट इन द सर्कुलर वे अराउंड द सन, ठीक है, सर्कल्स में मूव नहीं करते हैं, वो गोल आकार में बिल्कुल सूरज की तरफ मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो एलिप्सिस, ठीक है, इलेप्टिकल वे में, यानी उभरे हुए आकार में इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, ना कि इस तरीके से एक सर्किल के तरह से। मतलब ठीक है, एक सर्किल तो नहीं है ये, बट हाँ कुछ इसी तरह से कह रहे हैं, जैसे आप एक अगर सर्किल बनाना चाहें तो पूरा सर्किल बनाएं और सर्किल के हिसाब से
ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर होगी। और इसके बाद केपलर जो कुछ भी ऐड करके जा रहे थे उन केपलर के थ्योरीज पर और आगे रिसर्च वर्क हुए। जब गैलीलियो इसमें अपने टेलीस्कोप की सहायता से, टेलीस्कोप देखो कहा जाता है गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, बट एक्चुअली गैलीलियो ने एग्जैक्टली जब टेलीस्कोप इन्वेंट किया था उसके पहले से भी बहुत सारे आपके डच जो लोग हैं, नीदरलैंड हॉलैंड के रहवासी जो लोग हैं, जो डच स्पेक्टिकल मेकर्स थे, स्पेक्टिकल्स का मतलब जो ये कांच और चश्मे वगैरह में काम करते हैं, तो जो डच स्पेक्टिकल मेकर्स थे ये ऑलरेडी ये लोग उस समय इस तरह के लेंसेज को और टेलीस्कोप को बना चुके थे। और टेलीस्कोप को आप कह सकते हैं कि हाँ एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में सबसे पहले यूटिलाइज करने वाले, यूज़ करने वाले गैलीलियो थे। तो गैलीलियो जो है वो एस्ट्रोनॉमी को फिजिक्स के साथ में जोड़कर और उसको और आगे लेके जाएंगे और केपलर की जो थ्योरीज हैं इन थ्योरीज में कुछ नए डायमेंशंस जोड़ के लेके आएंगे। क्लियर है? तो इन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ें ऐड करी, क्या थ्योरी ऑफ डायनामिक्स ऐड करी। उसमें थ्योरी ऑफ डायनामिक्स में क्या था कि ये जो हमारा डायनामिक वर्ल्ड है, यानी जो हमारा दृश्य जगत है ना, इसके सरफेस पर हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते हैं, यानी जितने भी प्लैनेटरी बॉडीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे मूव ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ की सतह के ऊपर जो है, जो एरिया है वहां पर मूव करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ही ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया। ठीक है, तो ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने यहां पर प्रपोज करा। इवन अपने टेलीस्कोप से जब गैलीलियो पहली बार ये चीज़ दिखाएंगे, यानी देखेंगे और देख के जब लोगों को बताएंगे कि देखो किस तरीके से अर्थ का एक जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आपको ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो चर्च के बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं उसकी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे गैलीलियो के। ठीक है, और उसका रीज़न सिंपल सी चीज़ था, वो जो रिलीजन है वो एक इतना डीप रूटेड था उनके दिमाग में कि वो कई जो है वो मतलब अनवांटेड और इलॉजिकल रीजंस देते थे। जैसे जब गैलीलियो ने कहा पहली बार कि आप मेरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके देखिए तो सही, तो आपको इवन सन स्पॉट, गैलीलियो ही पहली बार वो पर्सन थे जिन्होंने सन स्पॉट्स और जो डार्क पैचेस हैं इनके बारे में स्टडी करी, या आप स्टडी नहीं बट इनको नोट किया, इनको ऑब्जर्व किया सूरज को जब टेलीस्कोप पे देखा। तो जब ये वो टेलीस्कोप पे कहेगा लोगों को देखने के लिए कि चर्च की अथॉरिटीज़ को भी कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है, ठीक है, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, और डायनामिक्स के बारे में उन्होंने बताया अपनी बुक किसमें, द मोशन में। तो चर्च की अथॉरिटीज़ क्या कहते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव, है ना, हम इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे, बिकॉज डेविल कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल, शैतान किसी भी चीज़ को संभव बना सकता है, और तुम जो देख रहे हो वो एक्चुअली दैट इज़ यू नो द क्रिएशन ऑफ डेविल, वो शैतान तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर तर्क और लॉजिक को जो है वो किनारे करके, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को किनारे करके, वो एक दकियानूसी जो धार्मिक सोच है उसको लेकर चर्च आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद गैलीलियो को भी क्या परेशानी झेलनी पड़ी, वी नो इट वेरी वेल। चलो आगे जाके न्यूटन, जो कि उसी साल बर्थ लेंगे, यानी उनका जन्म उसी साल हुआ जिस साल गैलीलियो की डेथ होगी। तो न्यूटन जो है, इन्होंने आगे जाकर गैलीलियो के वर्क्स को और फिजिक्स के कंसेप्ट्स के साथ ऐड करके और आगे बढ़ाया। क्लियर है? सो द रेवोल्यूशन इन साइंस, आगे जाके और क्रांति आ गई जब न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को प्रपोज किया, और एस्ट्रोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं कि हाउ दीज प्लैनेट्स आर मूविंग, और क्यों जो है वो एक पर्टिकुलर इलेप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन आई तो इन वर्क्स में और आगे जाके कुछ वैल्यू एडिशन होती चली गई। क्लियर है? तो ये सारा जो काम है वो सारा काम इसी दौरान होगा। आप देख रहे हैं साइंस को किस तरीके से एक नई दिशा मिल रही है, एक नया जो है वो फॉर्म मिल रहा है। वो पुराने रिलीजियस कवरिंग को हटाकर विज्ञान अपने शुद्ध रूप में उपस्थित हो रहा है। शुद्ध रूप में कहें या जो भी है, जो विज्ञान था वो वास्तविकता में स्थित हो रहा है, क्योंकि पहले जो है वो विज्ञान था ही नहीं। पहले तो क्या था, धार्मिक कल्पनाएं थी, इमेजिनेशंस थे बस जबरदस्ती के, है ना। और जो कुछ भी किताबी चीज़ें पढ़ ली गई थी उसमें लिखा हो ना लिखा हो, अपनी मनगढ़ंत चीज़ें भी बहुत कुछ बाइबल में
हमारे क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो ऐड करते चले जा रहे थे, तो वही जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसको बिना रीज़न, बिना क्वेश्चन के लोग एक्सेप्ट करते चले जा रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो वंस रिमार्क, गैलीलियो ने आगे जाके, देखो क्यों गैलीलियो चर्च का दुश्मन बनता जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि गैलीलियो आए दिन, नए नए दिन अपनी एक तो एक्सपेरिमेंटल वे से, ऑब्जर्वेशन से उन चीज़ों को रिफ्यूट कर रहा है, उन चीज़ों को डिफीट कर रहा था जो चर्च एस्टैब्लिश कर रहा था, पुरानी हज़ारों सालों की मान्यताएं। उसके साथ साथ अब वो नए नए चीज़ों को और देखो पॉइंट आउट कर रहा है। तो गैलीलियो क्या कह रहा है, वो रिमार्क करता है कि बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्वर्ग जाने का रास्ता है, देयर इज़ अ लाइट, ठीक है, दैट लाइट द रोड टू हेवन, यानी एक प्रकाशीय मार्ग है स्वर्ग जाने का, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, स्वर्ग जाने का प्रकाशी मार्ग होगा, हो सकता है इन्हीं प्लैनेट्स वैनेट से कहीं कोई रास्ता निकलता हो, लाइट की तरह एकदम पूरा रास्ता जगमगाता हुआ स्वर्ग को कनेक्ट करता हो। लेकिन ये बताओ कि बाइबल में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है हाउ द हेवन वर्क्स, ठीक है, कि अब स्वर्ग में होता क्या है, स्वर्ग कैसे काम करता है, ठीक है, स्वर्ग का एरिया जो है वो किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें जो है वो बाइबल में कहीं पर बताई नहीं गई हैं, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन किए गए तो अब इसका आंसर तो ऑब्वियस ही बात है, कोई लॉजिकल आंसर देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उनका ज्ञान अभी तक कहाँ पर बेस्ड था, उनका ज्ञान अभी तक पुराने जो बातें चली आ रही थी, जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, जो कहानियाँ उन्होंने सुनी थी, इसके अलावा जो बाइबल में ऐड किया गया था, क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारे डिस्टॉर्शंस रहे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, तब जाके इन चीज़ों को एस्टैब्लिश किया गया होगा ना, है ना। और अगर ऐसी चीज़ें होती तो फिर हमारे ये मार्टिन लूथर और सब बहुत सारे लोग, मतलब अगर सिर्फ इमेजिनेशन से ही भरी होती बाइबल, तो क्यों पढ़ने के लिए वो प्रेरित करते। तो यहाँ पर रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, इस्टेब्लिश करती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ है ना। अब जिस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे आप, तो आपको यही डर है कि वो चीज़ या तो आपको माननी पड़ेगी, मतलब जो थ्योरी नई ये लोग दे रहे हैं वो माननी पड़ेगी, या तो आप उसको ज़बरदस्ती किसी तरीके से फोर्स करके उसकी वो थ्योरी ही जो है वो कह दो कि हाँ भाई हम जो कह रहे हैं वो गलत है। तो गैलीलियो के साथ भी यही होना शुरू होगा। चलो, द वर्क ऑफ दीज थिंकर्स, ये जितने भी विचारक हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन सब के जो काम है, कोपरनिकस हो गए, हमारे गैलीलियो हो गए, हमारे न्यूटन हो गए, केपलर हो गए, तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को लेके, इन्होंने आगे आने वाले समय में इस चीज़ के महत्व को ज़्यादा प्रेरित किया, प्रकाशित किया कि नॉलेज, ज्ञान जो है, ठीक है, वो क्या है, वो अलग है, डिस्टिंक्ट है, किससे, बिलीफ से। बिलीफ सिस्टम जो है ये नॉलेज सिस्टम से अलग है। बिलीफ सिस्टम यानी मान्यता, बिलीफ सिस्टम यानी आपने कुछ मान लिया, आपने कुछ एज्यूम कर लिया, आप ऑलरेडी उसको मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये आपका बिलीफ सिस्टम हो रहा है। तो कई बार एजम्पशंस जो है वो आपको सही जगह पर नहीं लेके जाएगा। हो सकता है आपने जो एज्यूम किया है, अब वो क्या चीज़ है उसकी भी तो ऑथेंटिसिटी जांचना ज़रूरी है। तो आप एज्यूम करके चल रहे थे पृथ्वी चपटी है, आप एज्यूम करके चल रहे थे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो है ये शैतान बना रहा है, ठीक है, अब जो भी जैसा भी हो, लेकिन इस तरीके की बातें चर्च की तरफ से तो आती थी जब ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस दिए जाते थे। तो वो बिलीफ सिस्टम है, जिस बिलीफ सिस्टम में वो पले बढ़े आ रहे थे, जिस बिलीफ सिस्टम को वो मानते आ रहे थे बिना कोई क्वेश्चन किए। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान नॉलेज को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि ये एक रिफाइंड वे है, जब आप एक्सपेरिमेंटल वे में चीज़ों को प्रूव करके, डेटा को ऑब्जर्व करके उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो क्या है, वो नॉलेज है, ठीक है। यानी ज्ञान वास्तविकता में क्या है कि आप किसी भी चीज़ को वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं, और जब अनुभव किया आपने कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉलेज। तो यहाँ पर नॉलेज को बिलीफ सिस्टम से डिस्टिंक्ट किया गया, ठीक है, और नॉलेज कहा गया इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। नॉलेज वही है जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, और एग्जामिन करने के दौरान आप बहुत सारे डेटाज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, उसको अच्छे से समझना उसको। तो जब आपने डेटाज को ऑब्जर्व किया, तो डेटा के ऑब्जर्वेशन के बाद आपको रिजल्ट मिला,
रिजल्ट जो है आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, या जिस भी एक्सपेरिमेंट जिसके बेसिस पर आप एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे थे वो उस बेसिस को आपका रिजल्ट एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, उससे मैच करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो फिर ठीक है, वही चीज आगे बढ़ेगी, अदरवाइज फिर वो और उसमें एक्सपेरिमेंट के चांसेस हैं। क्लियर है? सो ऑन दी साइंटिस्ट, ये जो वैज्ञानिक हैं, वंस दी साइंटिस्ट, यानी ये जो वैज्ञानिक है उस समय उन्होंने अब आपको एक नया तरीका दिखाया। एक नया तरीका क्या था कि एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस इनटू व्हाट केम टू बी कॉल्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे विषयों की वृद्धि होने लग गई, ठीक है, जो ये कह रहे थे कि देखो अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे तर्कयुक्त वैज्ञानिक विषय हैं जिनका अध्ययन आवश्यक है, जो प्रकृति के नए आयामों को आपके सामने रखते हैं, जो ह्यूमन सेंट्रिक हैं, जैसे कि फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब ही है कि जो फिजिकल फिनोमेना के स्टडीज को जो है वो प्रमोट करे, प्रेरित करे, ठीक है, और आपके सराउंडिंग में जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन जो है केमिस्ट्री को, और आपकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसका अध्ययन बायोलॉजी को। इस तरीके के नए नए सब्जेक्ट्स जो हैं उनका धीरे धीरे आपके उस जमाने में रेनेसांस के या रिवाइवल के पीरियड में फाउंडेशन हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, ठीक है। साथ साथ अब जो है आपका ये सेप्टिक्स एंड नॉन बिलीवर वाला जो माइंडसेट है, ठीक है, सेप्टिक्स का मतलब और नॉन बिलीवर्स का मतलब ये लोग जो बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ों पर, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में क्वेश्चन करना, है ना, और रिलीजियस चीज़ों पर जो भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये लोग जो हैं गॉड शब्द की जगह इन्होंने नेचर को रखना शुरू कर दिया। अब ये क्या था, इस चीज़ को मैं आपको और स्पेसिफाई कर देता हूँ। देखो कि अभी तक ये गॉड का कंसेप्ट जो था वो बाइबल के द्वारा बहुत ही कॉमनली एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट था कि गॉड हैज़ क्रिएटेड द इंटायर क्रिएशन, ईश्वर ने इस पूरे संसार की क्रिएशन की रचना करी है, और उसके बाद फिर मनुष्य को बनाया, और उसके बाद फिर जो है वो सारी चीज़ों को बनाया, वस्तुओं को, और मनुष्य को इस संसार में रहने के लिए प्रेरित किया या छोड़ दिया। मनुष्य अपने कर्मों से फिर जो भी बनाएगा, ये सारी थ्योरीज बनी। मनुष्य पापी है, ये सारा थ्योरी जो है वो बाइबल का चल रहा था। अब जब ये नए नए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होने लगे, नए नए नॉलेज सिस्टम इस्टेब्लिश होने लगे, बिलीफ सिस्टम को चुनौती मिलने लग गई, तब अब ऑप्शन क्या था। तब अगर आप गॉड को बार बार उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे जिस गॉड को आपने देखा ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर साइंस आपको बार बार किन चीज़ों को कहने के लिए मतलब प्रेरित कर रहा है कि वो चीज़ें जो व्यवहारिक हैं, जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सके अपने जीवन में, वही चीज़ें आप यहाँ पर लेके आइए। अब बहुत सारी चर्च की थ्योरी ऑलरेडी रिफ्यूट हो चुकी थी, बहुत सारी चर्च की थ्योरियों को गलत सिद्ध किया जा चुका था, तो इसलिए एडजस्टमेंट शुरू हो गए यहाँ पे पहले से ही। और यहाँ पर क्या किया गया कि ईश्वर शब्द को प्रकृति से रिप्लेस कर दिया गया कि ठीक है, ये जो नेचर है जो हमें दिख रही है, और जहाँ पर ये फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शंस हो रहे हैं, इन्हीं फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शंस की वजह से बेसिकली जो लाइफ है या जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है उसका फॉर्मेशन हुआ, जो जीवन है, जीवन की प्रक्रियाएं हैं, इनका निर्माण हुआ है। तो वास्तविकता में सोर्स ऑफ क्रिएशन इज नॉट द गॉड बट द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज कौन? सोर्स ऑफ क्रिएशन इज नेचर एक्चुअली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। इवन दोज हु रिटेन देयर फेथ इन गॉड, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी आस्था अभी भी ईश्वर पे रखे हुए थे, ठीक है ना, वो अब थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा सावधान होकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब वो क्या कहेंगे कि देखो अभी भी वो ईश्वर पर भरोसा रखते थे, भले उन्होंने उस ईश्वर को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उनका बिलीफ सिस्टम अचानक से इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो पुराना बिलीफ सिस्टम उनके ऊपर डोमिनेटेड था ही, तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंट गॉड, ठीक है। तो वो अब क्या बात करेंगे कि हाँ निश्चित तौर पर ईश्वर को हमने देखा नहीं, क्योंकि वो यहाँ है भी नहीं ना, वो एक डिस्टेंट, वो एक बहुत दूरस्थ स्थित देवता है, ठीक है। तो डिस्टेंट गॉड के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे, और क्या कहेंगे, हु डज नॉट डायरेक्टली रेगुलेट द एक्ट ऑफ लिविंग, यानी ईश्वर है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ईश्वर इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके एक्टिविटीज को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता है ना। ईश्वर ने बना दिया धरती, इसके बाद बस अब वो हमें सौंप के यहाँ चले गए, अब हम इस एरिया को कैसे
जो है वो रखते हैं। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो बेसिकली किसके लिए है? दैट इज फॉर ह्यूमन बींग्स, वो इंसानों के लिए है। और ह्यूमन बींग्स विल डिसाइड कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस तरीके से इसको अच्छा बनाना है, किस तरीके से अच्छा नहीं बनाना। अगर आप अच्छी एक्टिविटीज करते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ पर इस एरिया को खराब बनाना चाहेंगे तो वो अपनी एक्टिविटी से खराबी बना, मतलब कुल मिलाकर एडजस्टमेंट किया जा रहा है नए बदलते परिवेश में। उस पुराने मान्यता वाले तंत्र को, मान्यता वाले बिलीफ वाले सिस्टम को एडजस्ट करने की कोशिश की गई। और आगे जाके इन सिद्धांतों को, यानी जो नई नई थ्योरीज बन रही हैं, नए नए सिद्धांत बन रहे हैं, इनको बाकायदा रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हुए, ताकि पुरानी जो बिलीफ सिस्टम वाली मान्यताएं हैं, इन बिलीफ सिस्टम वाली मान्यताओं को या बिलीफ सिस्टम को साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू चेंज भी किया जा सके और उस चीज से रिप्लेस किया जा सके जो क्या हो? प्रैक्टिसेबल हो, बिहेवियरल हो, यानी जिसको आप आसानी से अभ्यास कर सकें, व्यवहार में उतार सकें। क्लियर है? और इसी के लिए आपको देखना होगा कि अलग अलग समय पर यूरोप के अलग अलग हिस्सों पर क्या होगा? कुछ संस्थाएं विकसित होंगी, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, ये 1662 में बनेगी, और पेरिस एकेडमी 1670 में बनेगी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन आज भी आपको नाम प्रसिद्ध है तो सुना ही होगा आपने। सो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उस जमाने में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते थे, आपको अपने रिसर्च पेपर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जो है वो भेजने होते थे। उसके बाद वहाँ पर स्टडी की जाती थी, है ना, और स्टडी करने के बाद फिर पब्लिक व्यूइंग के लिए उसको रखा जाता था और पब्लिक डोमेन में उसको उतारा जाता था कि हाँ, इनकी जो थ्योरी है वो सही है, ठीक है। और वहाँ पर वैज्ञानिकों का जो ग्रुप होता था वो इन थ्योरीज के ऊपर चर्चा, परिचर्चा, डिबेट, डिस्कशंस करता था, उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखता था, है ना। कई सारे वैज्ञानिक तो, जैसे बहुत सारे आइंस्टाइन के जो है ना अप्रोचेस रहेंगे, रिसर्च पेपर्स रहेंगे, और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऐसे ही रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि कई बार उनकी जो बातें होती थी वो इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होती थी। वो सही सोचते थे और वो सही प्लान करते थे, सही इमेजिन भी करते थे, बट प्रॉब्लम ये था कि वो अपने ज़माने से आगे का सोच लेते थे। और वो क्या नाम है, जिन चीज़ों को वो सोचते थे उन चीज़ों को प्रूव करना उस समय के जो इंफ्रा है, उस समय की साइंटिफिक मैकेनिज्म है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसके बस की बात नहीं होती थी, ठीक है। जैसे आज ग्रेविटेशनल वेव्स और बहुत सारी उनकी जो बातें हैं, वो जो उन्होंने कह दी थ्योरी में सिर्फ, वो धीरे धीरे अब एग्जामिनेशन हो रहा है उनके ऊपर, और वो चीज़ें हाँ ऐसा एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा हमारे सामने आ रहा है। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऐसे एक होलसेल इंस्टीट्यूशन रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आगे फ्रांस में इस्टेब्लिश होगी आपकी पेरिस एकेडमी, और पेरिस एकेडमी भी इसी तर्ज में काम करेगी। तो इनका बेसिकली काम, जैसा मैंने कहा, क्या था कि जो नॉलेज हुआ है उसका प्रमोशन करना, नेचुरल नॉलेज का प्रमोशन करना, लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना जहां पर नए रिसर्च पेपर्स के ऊपर डिस्कशन हो सके, उनके ऊपर डिबेट्स ऑर्गेनाइज करना, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन को आगे प्रमोट करना, पब्लिक डोमेन में उनको रखना, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे प्रभावित हो सके। तो इस तरीके से अभी हमने ये यूनिवर्स और कोपरनिकस के बारे में समझा, और धर्म क्या कहता था और किस तरीके से धर्म का बोलबाला था, धर्म का डोमिनेंस था उस समय के रिलीजियस या साइंटिफिक डोमेन में। कैसे कोपरनिकस, केपलर और आइजक न्यूटन ने इनको रिफ्यूट किया और नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में समझ लिया। अब हम रेनेसांस यानी जो पुनर्जागरण है इसको एग्जामिन करेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।